आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेबी के एसएमई फ्रॉड्स पर क्रैकडाउन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के परफॉर्मेंस को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है वेडनेसडे 12 फरवरी। अब हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। पिछले कुछ सालों में इंडिया के एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्टॉक्स ने बहुत ग्रोथ देखा है। बस एक बार बीएसई एसएमई इंडेक्स को देख लो। इस भागती हुई ग्रोथ के पीछे कई कई रिडिकुलस स्टोरीज है। यहाँ मल्टी बैगर्स हर जगह मिल रहे हैं। एसएमई स्टॉक्स रेगुलरली एक ही साल में 10x ग्रोथ देख रहे हैं। पिछले अगस्त में एक ऐसे कंपनी का आईपीओ आया जिसके पास सिर्फ 2 ऑटोमोबाइल शोरूम्स थे। इस कंपनी का आईपीओ 400 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इस रैपिड राइज की वजह से काफी इन्वेस्टर्स, छोटी रिटेल ट्रेडर से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशंस तक इन शेयर्स को खरीद रहे हैं क्विक प्रॉफिट्स की उम्मीद में। लेकिन इन केसेस में ये ग्रोथ हमेशा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स या जेन्युइन बिजनेस ग्रोथ की वजह से नहीं आता। एसएमईज पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, एनालिस्ट का कवरेज कम होता है और इंस्टीट्यूशन चेक्स भी कम होते हैं। अगर कोई चाहे तो इनके जरिए काफी आसानी से काफी बड़े फ्रॉड कर सकता है एसएमई लिस्टिंग इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल गैप्स का फायदा उठा के। जैसे एसएमई कंपनीज अपने शेयर्स को ज्यादा वैल्यूएबल दिखाने के लिए फॉल्स न्यूज स्प्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसा दिखा सकते हैं कि उन्होंने कोई बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर जीता है या कोई नया फायदेमंद बिजनेस शुरू किया है। अगर इन्वेस्टर्स इन क्लेम्स पे भरोसा कर लेते हैं तो वो शेयर्स खरीदने लगते हैं, और क्योंकि इन शेयर्स का मार्केट में सप्लाई लिमिटेड होता है, थोड़ा सा इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी स्टॉक प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। फिर गेस करो कौन ये शेयर्स उन एक्साइटेड इन्वेस्टर्स को बेचता है? कंपनी के इनसाइडर्स, जैसे प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। लिमिटेड स्क्रूटनी की वजह से ये सब एसएमई स्टॉक्स में काफी आसानी से किया जा सकता है। इसी वजह से हम आज दो कॉशनरी स्टोरीज लाए हैं। सेबी ने रिसेंटली एसएमईज के रेगुलेशंस को ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है, और इस प्रोसेस में उन्होंने दो कंपनीज के स्कैम्स अनकवर किए। कलाहृदान ट्रेंड्स लिमिटेड या केटीएल और एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या एलएसआईएल। सबसे पहले केस में कलाहृदान ट्रेंड्स लिमिटेड या केटीएल की बात करते हैं। सितंबर और नवंबर 2024 में सेबी को एक कंप्लेंट मिली एचडीएफसी बैंक से। कंप्लेंट थी कलाहृदान ट्रेंड्स लिमिटेड के खिलाफ, जो टेक्सटाइल बिजनेस में एक एनएसई लिस्टेड एसएमई फर्म है। एचडीएफसी बैंक ने कंप्लेन किया कि केटीएल ने लोन और क्रेडिट कार्ड ड्यूज में डिफॉल्ट किया है और इसके बारे में एक्सचेंज को डिस्क्लोज नहीं किया। ये शुरुआत में एक सिंपल मैटर लग रहा था, जिसमें 1 करोड़ से कम का पैसा इन्वॉल्व था। लेकिन जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि काफी गहरा प्रॉब्लम था। लिस्टिंग के बाद केटीएल ने कई अनाउंसमेंट्स किए। उन्होंने कहा कि उनके प्रॉफिट्स 25% बढ़ गए हैं और वो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। इस न्यूज से प्राइसेस 300% तक बढ़ गए। एक महीने बाद उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें एक 115 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है एक बांग्लादेशी टेक्सटाइल कंपनी बेक्सिम कॉर्प टेक्सटाइल से। ये एक छोटे टेक्सटाइल फर्म के लिए काफी बड़ा न्यूज था। तो शेयर प्राइस एक ही दिन में 20% बढ़ गया, लेकिन इसका कोई प्रूफ ही नहीं मिला। जब सेबी ने चेक किया तो पता चला कि बेक्सिम कॉर्प टेक्सटाइल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कंपनी ने फेक ईमेल्स और कॉन्टैक्ट्स बनाए थे ताकि डील्स जेन्युइन लगे। क्यों? ताकि शेयर प्राइस ड्राइव करके प्रमोटर्स अपने शेयर्स को हेफ्टी प्रॉफिट में बेच सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केटीएल के डायरेक्टर्स ने स्कैम के पकड़े जाने से पहले रेजिग्नेशन दे दिया। शायद उन्हें पता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन केटीएल रुका नहीं। उन्होंने एक राइट्स इशू भी अनाउंस किया, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी में और पैसे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। ये इशू कंपनी के आईपीओ जितना बड़ा था। अगर ये आगे बढ़ता तो इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा पैसा लूज कर सकते थे। फिलहाल सेबी ने केटीएल के स्टॉक्स में ट्रेडिंग फ्रीज कर दिया है और उनके डायरेक्टर्स को ट्रेडिंग से बैन कर दिया है। सेबी ने डीपर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की है। अगला केस है एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या एलएसआईएल का। एलएसआईएल एक और टेक्सटाइल कंपनी है। इसका 2013 से ट्रेडिंग सस्पेंडेड था 11 साल के लिए, लेकिन जब ट्रेडिंग जुलाई 2024 में रेज्यूम हुई तो इसका स्टॉक प्राइस 10x से ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ 2 महीने में ये 22.5 रुपीज से 267.5 रुपीज तक चला गया। प्राइसेस कुछ टाइम के लिए बहुत स्विंग करते रहे और फरवरी 2025 तक ये 68 रुपीज पे सेटल हो गया। जाहिर सी बात है, कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस बढ़ते और कम होते रहते हैं।
लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ था। कंपनी के पास ऑलमोस्ट कोई रेवेन्यू नहीं था और वो कंसिस्टेंटली लॉसेस में था। तो फिर लोग इस स्टॉक को क्यों इतना खरीदना चाहते थे? सभी को लगता है कि ये एक क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम था। जैसे ही एलएसआईएल के शेयर्स ट्रेडिंग में आए, एक छोटे ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ने रेगुलर बाय ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू किए। ये ऑर्डर्स मार्केट आवर्स के पहले आते हैं और अपर सर्किट से काफी ऊपर के प्राइस पे होते थे। जब प्राइस 1089% तक बढ़ गए, कंपनी ने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करने शुरू कर दिए। कंपनी ने क्लेम किया कि वो एआई और रोबोटिक्स में जा रहा है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो अपना नाम एआई टेक लिमिटेड रख रहे हैं, फॉरेन डायरेक्टर्स ला रहे हैं और दुबई में एक सब्सिडरी ओपन कर रहे हैं जो रोबोटिक चीफ्स और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करेगा। और फिर सिर्फ 2 महीने में स्टॉक 84% क्रैश कर गया। वो ट्रेडर जो प्राइस को पंप कर रहे थे, उन्होंने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। नए बायर्स बहुत ज्यादा इलिक्विड स्टॉक्स के साथ फंस गए। इसी बीच कंपनी के एक डायरेक्टर ने करोड़ों के शेयर्स एक दुबई बेस्ड एनआरआई को सिर्फ $1 पर शेयर में बेच दिए। पूरा सिनेरियो शेडी लग रहा था। जब सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कंपनी के एआई प्लान्स फेक थे, रेवेन्यू नेग्लिजिबल था, कोई एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं थे और कोई रियल बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं था। सेबी ने अब एलएसआईएल के डायरेक्टर्स और दुबई बेस्ड एनआरआई को ट्रेडिंग से बैन कर दिया है। उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इंपाउंड कर लिया है। एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। ये सब क्या सिखाता है? ये दोनों स्कैम्स एक कॉशनरी टेल है। एसएमई स्टॉक्स दिखते हैं जैसे वो बहुत जोर से ग्रो करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। कंपनीज जल्दी पैसा कमाने के लिए पंप एंड डंप स्कीम्स यूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, अपना बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी को ये भरोसा करवाना कि आप बढ़ रहे हो काफी आसान है। अगर आपको लगता है कि आप एक वंस इन अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट पे बैठे हो, तो ये सोचना जरूरी है कि क्यों। अगर किसी ने आपको फॉल्स न्यूज के थ्रू फंसाया है, तो चांसेस है कि जब तक आप रियलाइज करो, वो अपना एग्जिट कर चुके हो। ये भी मानना होगा कि हर एसएमई स्टॉक जिसका प्राइस बढ़ता है, वो फ्रॉडलेंट नहीं होता। कुछ जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म करते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या फायदेमंद नए बिजनेसेस शुरू करते हैं। इसी वजह से ये जरूरी है कि आप असली अपॉर्चुनिटीज और खाली हाइप के बीच का डिफरेंस समझो। अपना ड्यू डिलिजेंस करो, सस्पिशियस बिहेवियर पे नजर रखो और ऐसी न्यूज से सावधान रहो जो ज्यादा ही अच्छा लगता हो। एसएमईज के साथ ये स्पेशली टफ होता है क्योंकि उन पे डिटेल रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल होता है। इसी वजह से एसएमई स्टॉक्स पे तभी इन्वेस्ट करो जब आपके पास सारा जरूरी इंफॉर्मेशन हो। आखिर में स्टॉक मार्केट सिर्फ एक बैरोमीटर है कि इन्वेस्टर क्या मानते हैं। आपका काम है ये इंश्योर करना कि आप नॉनसेंस पे भरोसा ना करो। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। 2024 इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मिक्स्ड ईयर था। एक तरफ पूरे साल इंडस्ट्री ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इंडस्ट्री ने अपने पुराने इश्यूज के सॉल्यूशंस ढूंढ लिए, जैसे सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस और सोरिंग इनपुट प्राइसेस, और हर सेगमेंट में रिकॉर्ड हाई सेल्स डिलीवर की। लेकिन जब आप क्लोजली देखते हो तो काफी कंसर्न्स के कारण भी दिखते हैं। मार्केट सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हुआ और एक क्लियर मूव देखा गया है प्रीमियम व्हीकल्स की तरफ। कस्टमर्स यूटिलिटी व्हीकल्स चुन रहे हैं, जो लगभग सारे पैसेंजर व्हीकल सेल्स का 2/3 हिस्सा था। वहीं ट्रेडिशनल व्हीकल सेगमेंट्स जैसे सेडान्स और हैचबैक्स का पॉपुलैरिटी गिरता नजर आया। साल के एंड तक मैन्युफैक्चरर्स को अपने स्टॉक्स को निकालने के लिए डीप डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं, खास करके पुराने और एंट्री लेवल मॉडल्स के लिए। 2024 कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो एक नाइटमेयर था। बसेस, ट्रक्स और ट्रैक्टर्स की सेल्स साल भर कम रही। वहीं जनवरी 2025 सेक्टर के लिए एक काफी अच्छा महीना था। इंडिया डेटा हब ने एक रीसेंट सेक्टोरल रिपोर्ट पब्लिश किया। आज हम इसी को डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस स्टोरी में हम कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर ने साल की शुरुआत कैसे की? सेगमेंट्स में कौन से ट्रेंड्स दिखे? कौन से कंपनीज बढ़ रहे हैं और कौन पीछे रह रहे हैं? क्या ये डेटा सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ बताता है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी 2025 के व्हीकल के हेडलाइन नंबर्स देखते हैं। जनवरी में ओवरऑल ऑटो सेल्स 6% ग्रो हुआ लास्ट ईयर के सेम महीने के कंपैरिजन में। ये ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड था। हर सिंगल सेगमेंट ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया। इंडस्ट्री के लिए जनवरी ने दिसंबर के मुकाबले एक डिस्टिंक्ट इंप्रूवमेंट दिखाया। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि ये रिकवरी इवनली स्प्रेड नहीं है। कुछ सेगमेंट बढ़ रहे हैं,
तो कुछ में कम ग्रोथ है। कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्स और यूटिलिटी व्हीकल से। 2 महीने तक सब पार परफॉर्मेंस के बाद सेगमेंट ने स्पीड पकड़ा और 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया। ये ग्रोथ एक हाई बेस के ऊपर हुआ क्योंकि जनवरी 2024 में भी काफी ग्रोथ देखा गया था। टू व्हीलर मार्केट ने भी रिकवरी दिखाई। दिसंबर में स्टीप 18% डिक्लाइन के बाद जनवरी में टू व्हीलर सेल्स ने 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। ये कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन एनकरेजिंग जरूर है। पैसेंजर व्हीकल्स में ऐसा कमबैक एक अच्छा साइन है। कार्स बड़े परचेजेस होते हैं और लोग इन्हें तभी खरीदते हैं जब उन्हें अपने फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंस होता है। सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का मतलब है हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। जब लोग और बिजनेसेस इतने बड़े परचेजेस करने के लिए तैयार होते हैं, तो इसका मतलब वो इकोनॉमी को लेके पॉजिटिवली सोच रहे हैं। कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स ने भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मन देखा। बसेस और दूसरे पैसेंजर व्हीकल जैसे मिनी बसेस और वैन्स के सेल्स 30% ईयर ऑन ईयर जंप हुए, जो दिखाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी ट्रैवल पिकअप कर रहा है। नोटेबली पिछले साल भी इस सेगमेंट ने 50% से ज्यादा ग्रोथ देखा था, तो ये ग्रोथ एक हाई बेस पे हो रहा है। वहीं सारे कैटेगरीज के व्हीकल्स को ये लक नहीं मिला। ट्रैक्टर सेल्स 2024 के एंड में ठीक थे, लेकिन जनवरी में ग्रोथ सिर्फ 4% तक कम हो गया। इस शार्प स्लोडाउन को इंटरप्रेट करने के काफी तरीके हो सकते हैं। एक तरफ फार्मर्स अपने परचेजेस एग्रीकल्चरल साइकिल्स के बेसिस पे करते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले ही अपने परचेजेस कंप्लीट कर लिए हो सोइंग सीजन में, और अब एक नेचुरल डिप आ गया है। ये भी पॉसिबल है कि ये बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। जनवरी 2024 में 20% से ज्यादा ग्रोथ हुआ था एक डल 2023 के क्लोजिंग के बाद, तो शायद नंबर्स अब बस नॉर्मल की ओर वापस जा रहे हैं। लेकिन एक और पेसिमिस्टिक कारण भी हो सकता है। रूरल मार्केट्स जो अब तक स्ट्रांग थे, अब कमजोर हो सकते हैं। स्लोडाउन का मतलब ये हो सकता है कि रूरल इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, या फार्मर्स बड़े परचेजेस को टाल रहे हैं। अभी कंक्लूजन पे आना गलत होगा, लेकिन रूरल डिमांड इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेंड देखने लायक है। अब कंपनीज के परफॉर्मेंस की बात करते हैं और टू व्हीलर से स्टार्ट करते हैं। सेक्टर का ग्रोथ जनवरी में टीवीएस और आइकर ने लीड किया। दोनों कंपनीज ने अपने सेल्स में 12% से ज्यादा की बढ़त देखी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इनके ग्रोथ ने कई दूसरी कंपनीज के खराब मंथ को कवर किया। ओला इलेक्ट्रिक इंडिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट का एक बड़ा नाम है। उनके लिए जनवरी काफी खराब था। उनके सेल्स 25% ईयर ऑन ईयर गिर गए। ये ओला का दूसरा महीना था जहां सेल्स लगातार गिरे हैं। अगर उन्होंने सेल्स का गिरना नहीं रोका, तो उन्हें सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल हीरो अभी भी टू व्हीलर मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, 31% मार्केट शेयर के साथ। इसके बाद है होंडा 25.2% के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंगली टीवीएस ने मार्केट शेयर गेन किया है, अब 17.3% मार्केट शेयर पे है। वहीं ओला, जिसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के फ्यूचर के रूप में देखा जा रहा था, अभी तक ज्यादा बढ़ नहीं पाया है। उनका मार्केट शेयर सिर्फ 1.3% के आसपास है, और ये नंबर गिर रहा है। ये खास करके चिंता का कारण है, क्योंकि पूरे सेक्टर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने 19% ग्रोथ देखी है, जबकि ओला के सेल्स गिरे हैं। 2 महीने का टाइम कम है, हो सकता है ये सिर्फ एक हिकअप हो, लेकिन अगर ये कंटिन्यू हुआ, तो ये सजेस्ट करता है कि एस्टैब्लिश ब्रांड जैसे टीवीएस और होंडा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कस्टमर को बेहतर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं फोर व्हीलर की ओर, जिन्होंने जनवरी में अच्छा ग्रोथ दिखाया। टोयोटा और महिंद्रा टॉप परफॉर्मर थे। टोयोटा के सेल्स पिछले साल से 37% बढ़े। महिंद्रा ने भी 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया। मारुति, hyundai और कुछ लग्जरी ब्रांड्स जो दिसंबर में स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने भी अपने सेल्स 15 to 20% तक बढ़ाए जनवरी में। लेकिन टाटा मोटर्स एक कॉन्ट्रास्ट का एग्जाम्पल है। वो अकेला मेजर मैन्युफैक्चरर था जिसके सेल्स 0.6% कम हुए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये टाटा का तीसरा मंथ था लगातार नेगेटिव ग्रोथ का। टाटा के लिए अपने कार्स का डिमांड मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये गिरावट नवंबर और दिसंबर 2024 के मुकाबले कम था, तो शायद ये एक अर्ली साइन हो सकता है कि सबसे खराब टाइम शायद निकल गया है। आगे क्या होता है ये देखने के लिए वेट करना होगा। ओवरऑल मारुति अभी भी फोर व्हीलर सेक्टर को डोमिनेट करता है 42.5% मार्केट शेयर के साथ।
Hyundai के पास मार्केट का एक क्वार्टर है, जबकि बाकी मार्केट दूसरे ऑटो मेजर्स में टूटा हुआ है। टोयोटा अपने स्ट्रॉन्ग एसयूवी ऑफरिंग्स की वजह से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले साल से। लग्जरी ब्रांड्स जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज मिलके टोटल सेल्स का सिर्फ 1% हिस्सा है जनवरी में, हेल्दी 16% ग्रोथ के बावजूद। मतलब हाई एंड कार्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का एक छोटा हिस्सा है। अब देखते हैं कि हमारे परचेजेस कितने सस्टेनेबल है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टैट है। लगभग सारे कस्टमर्स ज्यादा इको फ्रेंडली फ्यूल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ने 18.9% का इंप्रेसिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया, जबकि ओवरऑल सेगमेंट से 4% ग्रो हुआ। फोर व्हीलर्स में भी वही स्टोरी है। जबकि ओवरऑल सेगमेंट 15% ग्रो हुआ, सीएनजी कार सेल्स 50% ईयर ऑन ईयर बढ़े और इलेक्ट्रिक कार सेल्स में 32% का इंक्रीज देखा गया। डीजल कार्स ने कंपैरेटिवली कम ग्रोथ दिखाया, सिर्फ 9.8% के साथ। लेकिन पेट्रोल अभी भी सबसे डोमिनेंट चॉइस है इंडियन बायर्स में। ओवरऑल मार्केट शेयर में देखा जाए तो पेट्रोल सारे न्यूली परचेज टू व्हीलर्स में 90% को पावर करता है, जबकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का सिर्फ 6 to 8% का हिस्सा है। वैसे ही पेट्रोल कार सेल्स का 60% हिस्सा है, जबकि डीजल का मार्केट शेयर 15% से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सीएनजी कार्स अब न्यू कार सेल्स का 20% हिस्सा है, जो 2022 में 10% था। ये सजेस्ट करता है कि बायर्स ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं और सीएनजी यहां क्लियर विनर बन रहा है। अब देखते हैं कि सेक्टर की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। ऑल इन ऑल ऑटोमोटिव सेक्टर का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। जबकि दिसंबर में सेक्टर के रेवेन्यूज 11% से बढ़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर है। दिसंबर में प्रॉफिट्स 3% ईयर ऑन ईयर गिर गए। ये दूसरा क्वार्टर था जब प्रॉफिट्स लगातार गिरे। जैसे जैसे कंपनीज बड़े डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, कंपनीज के एबिटा मार्जिन्स गिर रहे हैं। मतलब कंपनीज हर गाड़ी बेचने पे कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इन सब पॉइंट्स और इनसाइट्स के साथ बड़ा क्वेश्चन ये है, आपको इस सेक्टर के बारे में ओवरऑल कैसा सोचना चाहिए। जूम आउट करने पे सेक्टर 2024 के वीक एंड से निकल रहा है और 2025 को एक स्ट्रॉन्ग नोट पे स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा चुने जा रहे हैं, लेकिन ये सब इंडिविजुअल ब्रांड्स के अंडर परफॉर्मेंस भी छुपा रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्ट्रेस के साइंस दिखा रही है। टाटा मोटर्स ने कुछ खराब महीने फेस किए हैं। तो क्या जनवरी इस सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? क्या चीजें वापस बिगड़ने लगेंगे? क्या ओला इलेक्ट्रिक और टाटा एक कमबैक कर सकते हैं? ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो हम करीबी से देखते रहेंगे आगे चलकर। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, बांग्लादेश ने अदानी पावर के झारखंड में 1600 मेगावाट प्लांट के लिए फुल पावर रिजम्पशन का रिक्वेस्ट किया है, जो 1 नवंबर 2024 से सिर्फ 42% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा था। एक 800 मेगावाट यूनिट का शटडाउन बांग्लादेश के डिलेड पेमेंट्स और रिड्यूस विंटर डिमांड की वजह से हुआ था। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड या बीपीडीबी, जो कि 2017 में साइन हुए एक 25 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम कर रहा है, हर महीने $85 मिलियन पे कर रहा है अपने ड्यूज क्लियर करने के। दिसंबर में एक अदानी सोर्स ने बताया कि बीपीडीबी को कंपनी को लगभग $900 मिलियन देने हैं, जबकि बीपीडीबी चेयरपर्सन मोहम्मद रेजौल करीम के हिसाब से ये अमाउंट सिर्फ $650 मिलियन है। दूसरा, ग्लोबल हेज फंड्स ने चाइनीज स्टॉक्स के परचेजेस में तेजी लाई है और गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 3 से 7 फरवरी के वीक में ये 4 महीने का सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग स्प्री रहा। चाइनीज इक्विटीज अब गोल्डमैन का प्राइम ब्रोकरेज बुक में सबसे ज्यादा नेट बॉट मार्केट बन चुका है, जिसमें 95% परचेजेस सिंगल स्टॉक में हुए। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, आईटी, इंडस्ट्रियल और कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में एमएससीआई चाइना इंडेक्स मिड जनवरी से कंटिन्यूसली 4 वीक्स तक बढ़ा और फरवरी में 6% से ज्यादा गेन किया, मेजर ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करते हुए। फाइनली, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या ओएनजीसी ने बीपी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रेडिंग और दूसरे बिजनेस एरियाज में इंडिया और ग्लोबल कोलैबोरेशंस करेंगे। ये पार्टनरशिप बीपी के मुंबई हाई फील्ड के लिए टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर्स अपॉइंट किए जाने के एक महीने बाद हुआ है। पार्टनरशिप का फोकस ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत ऑफशोर ब्लॉक्स के लिए बिडिंग और डीप वाटर एक्सप्लोरेशन प्रैक्टिसेस को शेयर करने पे है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।